नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज अहमद और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं न्यूज़ ऑन न्यूज़ AM न्यूज़ पर। आज कल वाले ही इशू पर बात करेंगे कि किस तरह से आज फिर पार्लियामान को बेतौकीर किया गया, क्या क्या हुआ दिन भर। आ, ये बड़ा ही सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये तय करेगा कि पार्लियामान का मुस्तकबिल क्या है, अफवाहें क्या चल रही हैं और फिर जो आवाम में पार्लियामान का एतमाद है वो इससे कितना मजरूह होगा। नाज़रीन, आज जब दिन का आगाज़ हुआ तो इस इतला मिली कि जनाब स्पीकर साहब जो है वो बहुत बेचैन हैं कल हंगामा आराई करने वालों को सज़ा देने पर। हो सकता है वो कस्टोडियन है, इसे मान के उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करें उन तमाम अरकान की जिनको नॉमिनेट किया गया हो या जो वीडियो में हंगामा आराई करके और हंगामे को फैलाते दिखाई दे रहे हैं। स्पीकर साहब ने सुबह उठकर जनाब वो तमाम फुटेजेस मंगवाई, उनको बड़े गौर से देखा और उसके बाद फिर वो प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलने चले गए। इतलात ये हैं कि जो गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ भी हंगामा हुआ और इसकी किसी हुकूमती सर्किल की जानिब से तस्दीद नहीं की गई। हुकूमत की जानिब से जो हंगामा आराई कल आगाज़ किया गया था ये इस्टेब्लिश हो गया। आज भी स्पीकर साहब को जो असेंबली सेक्रेटेरिएट की जानिब से वीडियो देखने के बाद जो रिपोर्ट सबमिट की गई, हमारे ज़राए का ये कहना है कि उसमें 50 अरकान असेंबली को आइडेंटिफाई किया गया और फिर उन्हें मुअत्तल करने की सिफारिश की और उनमें से बहुत गालिब अक्सरियत जो है वो हुकूमत की थी। स्पीकर साहब वो सारी रिपोर्ट लेकर प्राइम मिनिस्टर हाउस चले गए, वहाँ से हिदायत लेकर आए। हमारी इतलात यही है और तासुर ये दिया जा रहा है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब को बहुत अफसोस है, बड़ा उनको रंज और सदमा है जो कुछ भी हो रहा है, जबकि अपोजिशन के ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब ही की हिदायत पर ये सब कुछ हो रहा है। अब असल सूरत हाल क्या है वो तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह से मामला आगे बढ़ रहे हैं वो उसी तरह जो है वो चीज़ें चलेंगी। फिर स्पीकर साहब जब वापस आए तो फिर हमें ये कहा गया कि जनाब आपको बहुत बड़ा फैसला आने वाला है और स्पीकर साहब ने जो फैसला किया वो बस यूँ समझिए कि वो पंजाबी में कहते हैं खोता कुछ सुन देता। कोई ऐसा फैसला ये नहीं था जिस पर बहुत जो है वो चौंकते लोग, आंखें खुली की खुली रह जाती। स्पीकर साहब ने 7 अरकान असेंबली को मुअत्तल किया। उसमें अली नवाज अवान साहब को मुअत्तल करना इसलिए बनता था कि उनकी गालियों की आवाज़ बहुत तेज़ थी और वो रिकॉर्ड हो गई। रिकॉर्ड में वो वीडियो उनकी मौजूद है, सोशल मीडिया पर भी वो चल रही है, तो ये उन्हें किसी भी सूरत माफ़ नहीं किया जा सकता था। लेकिन इमरान खान साहब के पसंदीदा तरीन वज़ीर मुराद सईद साहब वो बच गए। मुराद सईद साहब इसलिए बच गए कि वो प्राइम मिनिस्टर के करीब हैं। हालांकि वो बहुत वाज़ेह दिखाई दे रहा है कई वीडियोस में जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, उनमें ये कहा गया है कि क्या कहते हैं, उनमें दिखाई दे रहा है कि जो मुराद सईद साहब है वो एक कुर्सी पर खड़े हुए बुकलेट्स, जो बजट बुकलेट्स हैं ये इतनी मोटी मोटी हैं वो फेंक रहे हैं अपोजिशन की तरफ। उसमें फवाद चौधरी साहब भी हंगामा आराई को प्रमोट करते दिखाई देते हैं, उसमें परवेज खटक साहब भी दिखाई देते हैं। और मज़े की बात यह है कि जो हुकूमती बेंच हैं, ट्रेजरी बेंचेस जिनको कहा जाता है, वो जहाँ ख़त्म होती हैं दरमियान में 3 फुट का गैप है। उसके बाद हुकूमती बेंचेस के लेफ्ट राइट पर, माफ़ कीजिएगा, चूँकि स्पीकर सामने होते हैं तो हुकूमती बेंचेस के राइट पर अपोजिशन बेंचेस होती हैं, यानी मेन अपोजिशन पार्टी की बेंचेस। शहबाज शरीफ साहब पहली सीट पर बैठते हैं, जो यूँ समझिए कि जो डिवाइड है 3 फुट की, उसके उस तरफ प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं और इस तरफ अपोजिशन लीडर बैठते हैं। और फिर अपोजिशन की जो पहली रो हमेशा कायदीन की होती है, उसमें वो अपोजिशन के कायदीन जो नून लीग से हैं वो भी बैठते हैं, एक आध साबिक स्पीकर बैठते हैं, शायद खकार अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म है, वो बैठते हैं, पार्लिमानी कायद भी हैं, ख्वाजा आसिफ साहब की सीट है और एक आध असद इकबाल साहब की भी सीट है।
अपोजिशन की जो नून लीग की नशिस्तें जब मुकम्मल होती हैं तो फिर 3 फुट का गैप है और 3 फुट के गैप पर नून लीग के राइट पर अपोजिशन की मजीद नशिस्तों का आगाज़ होता है और पहली नशिस्त पर बैठते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। दूसरी नशिस्त आसिफ जरदारी के लिए मखसूस है क्योंकि वो भी पार्टी चल रहा है और बिलावल भुट्टो जरदारी चूँकि पार्लिमानी लीडर हैं। तीसरी नशिस्त राजा परवेज़ अशरफ की है क्योंकि उन्हें पार्लिमानी पार्टी के सेक्रेटरी का ओहदा हासिल है। और उसके बाद फिर एक आध और पार्टी के जो पार्लिमानी कायदीन हैं वो बैठते हैं। अब नाज़रीन, इस डिवाइड में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई भी रुकन अगर अपनी नशिस्तों पर होगा तो वो हंगामा आराई कर सकता है, लेकिन वो बुकलेट्स उठाकर नहीं फेंक सकता, कोई चीज़ उठाकर इतनी नहीं फेंक सकता कि वो जाकर हुकूमती बेंचों पर गिरे। हो सकता है अगर अफीउल्लाह उसमें शामिल हो, क्योंकि मुझे किसी वीडियो में दिखाई नहीं दिया, लेकिन जो 3 हुकूमती अरकान मुअत्तल किए गए उनमें अमजद न्याजी साहब थे जिन्होंने बढ़ चढ़ के उसमें हंगामा आराई में हिस्सा लिया। एक रुकन का मुझे नाम याद नहीं आ रहा। फिर अपोजिशन के 3 अरकान थे जिसमें अली गौहर खान भी थे, उसमें 2 अरकान और थे, रोहेल असगर को किताब लगी थी गुलिस्ता रोज़, और गुलिस्ता रोज़ की वीडियो में रोहेल असगर कोई ऐसी हरकत करते नहीं दिखाई दे रहे कि उनकी मौतली बनती हो। कुछ और अरकान अपोजिशन के ज़रूर बाद चीज़ों में मुलव्वस थे, वीडियो में दिखाई देता है। और फिर उसके बाद आगा एक और नाम है गौहर खान, अली गौहर खान के साथ रोहित असगर साहब हैं, और एक और नाम है जो मैं इस वक्त भूल गया हूँ। और फिर पीपल्स पार्टी का आगा रफीउल्लाह का नाम है। जो इन तमाम अरकान के ईवान में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी, लेकिन अली गौहर खान उस वक्त तक जब तक ये फैसला आता और जो आगा रफीउल्लाह ये सब पार्लियामान में मौजूद थे, ये ईवान में गए, लेकिन इन्हें सार्टेड एट आर्म्स ने स्पीकर का नोटिफिकेशन दिया और ईवान से निकाल दिया। अब नाज़रीन, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली को रूल्स के तहत ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी भी रुकन को मुअत्तल कर सके। कौमी असम्बली के जो कवायद व ज़वाबित हैं उसमें रूल नंबर 21 कायदा 21 ये कहता है कि अगर कोई भी रुकन किसी इलिसिट एक्टिविटी में पाया जाता है या किसी हंगामा आराई में मुलव्वस पाया जाता है, एंटी पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस में मुलव्वस पाया जा सकता है, तो उसकी रुकनियत मुअत्तल की जा सकती है। लेकिन रूल 21 में वो उसकी रुकनियत की मुअत्तली का तरीक़ाकार दर्ज है। उसके मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली ईवान में उनके नाम पेश करता है एक करारदाद के ज़रिए, और फिर ईवान से वो राय तलब करता है इन अरकान को मुअत्तल करने की, और ईवान की राय से ये अरकान मुअत्तल हो सकते हैं। लेकिन स्पीकर साहब ने ये फैसला जारी कर दिया। इससे पहले भी उन्होंने एक फ़ैसला जारी किया लेकिन उस पर उस वक्त मुअत्तली नहीं हो सकी थी। तो ये एक तो और ये शादिया मरी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की सेक्रेटरी इत्तलात हैं, ये आज उन्होंने मुझे बताया, मुझे इस बात का इल्म नहीं था क्योंकि मैंने रूल 21 नहीं पढ़ रखा था, लेकिन शादिया मरी ने मुझे फ़ोन करके उन्होंने रूल 21 पढ़ के तो उन्होंने ये मुझे बताया ख़बर के तौर पर, और ये ख़बर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और फिर लेकिन मज़े की बात यह है कि अगर नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट में 50 लोगों की दी थी तो बाकी लोग कहाँ गए, 43 लोग कौन हैं? अगर आप वीडियो देखें और फिर शाजिया मरी ने दोबारा ये नाम भी लिए, उनका ये कहना था कि डॉक्टर शीरी मदारी, सरताज गुल साहिबा, फिर परवेज़ खटक साहब, उन्होंने फवाद चौधरी का भी नाम लिया, और अली बिन गंडापुर देखे जा रहे हैं, वाज़ेह तौर पर दिखाई देते हैं। वो तो मुझे और आपको भी दिखाई दे रहे हैं सोशल मीडिया की वीडियोस में। उनमें से किसी को मुअत्तल नहीं किया, हालांकि वो किताबें फेंक रहे हैं। शाजिया मरी का ये कहना था कि मुराद सईद साहब कुर्सी पर खड़े हुए फेंक रहे हैं बुकलेट्स, और वो मैंने भी सोशल मीडिया पर देखा, तो वो उनको मुअत्तल नहीं किया गया। अपोजिशन का इस फैसले के फौरी बाद बिलावल भुट्टो जरदारी, बल्कि इससे पहले ही जब ये मुलाकात हो रही थी तो ये फैसला उस दौरान आया, तो बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई। उस मुलाकात के अख्ताम तक चूँकि ये फैसला आ चुका था, उसके बाद इब्तदाई मुलाकात में चंद चीज़ें तय पा गई होंगी, लेकिन फिर शाजिया मरी, राजा परवेज़ अशरफ और यूसुफ रज़ा गिलानी शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठे, राना साउल्ला थे, साबिक स्पीकर अयाज सादिक थे, कुछ और शाहिद खान अब्बासी साहब थे, उनके साथ उन्होंने मुशावरत की
और फिर ये इत्तलात आई कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर तहरीक एतमाद लाना चाहती हैं स्पीकर के खिलाफ, और उसके लिए उन्होंने ग्रैंड मुशावरत रखी है। ग्रैंड मुशावरत चूँकि इजलास को मौखर कर दिया था स्पीकर कौमी असम्बली ने, और उस इजलास मौखर करने का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था, लेकिन उनका ये ख्याल था कि मामला बेहतर हो जाएंगे। तो उन्होंने इस दौरान में बिलावल भुट्टो जरदारी को भी फ़ोन किया, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनसे हस्ब मामूल यही बात की। उन्होंने स्पीकर से कहा कि वो गैर जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। हमारी इत्तलात के मुताबिक उन्होंने स्पीकर से कहा कि गैर जानिबदार स्पीकर बनकर आप फैसला कीजिए तो हम आपके साथ होंगे। लेकिन फिर पार्लियामेंट की लॉबीज़ में, कौमी असम्बली की लॉबी में शहबाज शरीफ साहब की और बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई। फिर बाद उसमें शाहिद खाकार अब्बासी, मौलाना असद महमूद जो पार्लिमानी लीडर हैं JUI के, वो शरीक हो गए। ANP के कुछ लोग शरीक हो गए। तो इस तरह से अपोजिशन की ग्रैंड मुलाकात हुई। उसमें जो तय पाया वो यही था कि कमेटी तश्कील दी जाए। उस कमेटी में राजा परवेज़ अशरफ हैं, यूसुफ गिलानी हैं, एक आध रुकन और है पीपल्स पार्टी की जानिब से, गालिबन नवीद कमर हैं, अभी तक पूरे नाम सामने नहीं आए। हुकूमत की नून लीग की जानिब से भी राना साउदा साहब हैं, शाहिद खाकार अब्बासी स्पीकर साहब हैं। JUI के नाम अभी आने हैं, साबिक स्पीकर माफ़ कीजिएगा याद सादिक, JUI के नाम अभी आने हैं, अपोजिशन की दीगर जमातों के भी नाम आने हैं। तो उनका कल इजलास होगा, वो कमेटी ये फैसला करेगी हतमी तौर पर कि स्पीकर के खिलाफ तहरीक एतमाद क्या आएगी। एक इब्तदाई ड्राफ्ट तैयार कर दिया था पीपल्स पार्टी ने, वो नून लीग के हवाले किया। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने उसकी रोक पर दुरुस्त की। अब वो कल उस कमेटी के इजलास में पेश किया जाएगा। नाज़रीन, इस दौरान में और बहुत सारी कोशिशें होती रही, और फिर ये तय पा गया कि ये कमेटी बन गई है, ये लाएगी। फिर बाद ज़राए से हमें ये इत्तला मिली है कि जो तहरीक एतमाद है डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ, वो तहरीक एतमाद जुम्मे के रोज़ उस पर राय शुमारी होनी है। लेकिन अब अपोजिशन ये कहती है, और शादिया बरी से जो मेरी बात हुई, कुछ और रहनुमाओं से भी बात हुई, एक पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा अपने जो उनके मुसाहिबीन थे उनको वो बता रहे थे कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक एतमाद अब उनकी पहली प्रायोरिटी नहीं रही है। उनकी पहली प्रायोरिटी है स्पीकर के खिलाफ तहरीक एतमाद। इसका हतमी ड्राफ्ट कल तय कर लिया जाएगा। तो इस तरह नाज़रीन ये सिचुएशन बनी। फिर शाम को कुछ 6 बजे के करीब स्पीकर साहब ने, अच्छा इस दौरान में यह भी हुआ कि मलिक आमिर डोगर, असद उमर और एक आध और जो रुकन असम्बली थे, हुकूमत ने 4 रुकन जो कमेटी बनाई है, उन्होंने आकर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की टीम से मुज़ाकरात किया, अपोजिशन के लोगों से मुज़ाकरात किए, और फिर 6 बजे के करीब इजलास शुरू हुआ। इजलास का बिगुल बजा तो फौरी तौर पर शहबाज शरीफ साहब अपने चैम्बर से निकले, बहुत तेज़ी से चलते हुए वो ऐवान में पहुँचे, और फिर उन्होंने ऐवान में अपनी तकरीर का आगाज़ किया। जो ही उन्होंने तकरीर का आगाज़ किया तो हुकूमती बेंचों से शोर शराबा शुरू कर दिया। लेकिन फिर ऐवान में जो कवर कर रहे थे उन्होंने देखा, मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे कुछ दोस्तों ने बताया। मैं चूँकि बाहर लॉबीज़ में था, उस तरफ क्या हो रहा है उसकी कवरेज, उन डेवलपमेंट्स को हम देख रहे थे। दोस्तों ने ये बताया कि ईवान में 2 बोतलें उछाली गई। मरियम औरंगजेब ये कहती है कि हमें नहीं पता कि बोतलें कहाँ से आई, लेकिन उन्होंने बताया कि बोतलें उछाली गई। PTI की जानिब से ये कहा गया कि नून लीग की जानिब से बोतलें उछाली गई, और PTI के रुकने कौमी असम्बली हैं असलम चीमा, उनको एक बोतल यहाँ लगी, और फिर थोड़ा सा मामूली सा खून भी निकला। डॉक्टर बुलाया गया, डॉक्टर आकर देख गया, उन्होंने कहा कोई ख़ास सिग्निफिकेंट जरूरत नहीं है, लेकिन बाद में शायद उसके ऊपर कुछ थोड़ी सी दवा उन्होंने लगा दी हो। तो ये नाज़रीन ये हुआ, और उसके बाद फिर इजलास को मुलतवी करना पड़ा। शहबाज शरीफ साहब वापस आए, उनके साथ बहुत सारी लोगों ने सवाल जवाब की कोशिश की, बस उन्होंने यही कहा कि बुलाते हैं और फिर इजलास नहीं होने देते। और नाज़रीन अपोजिशन ये कहती है कि ये सारा कुछ, वो अपोजिशन ने फिर उसके बाद एक ख़त लिखा स्पीकर कौमी असम्बली को। स्पीकर कौमी असम्बली को अपोजिशन ने जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के उसके ऊपर दस्तखत हैं, मुश्तरका ख़त है अपोजिशन का, उसमें ये कहा गया है कि स्पीकर जानिबदार हैं। स्पीकर ने हुकूमत का सहूलतकार बनने की कोशिश की है। स्पीकर ने हंगामा आराई करने वाले वज़रा और अरकान PTI का सहूलतकार बनने की कोशिश की है, इसलिए स्पीकर पर हमें एतमाद नहीं रहा है। अपोजिशन ने यह मुतालबा किया है
کہ وہ اسپیکر ایک پارلیمانی کمیٹی تشکیل دیں. یہ مطالبہ بالکل جائز لگتا ہے کیونکہ پارلیمانی کمیٹی ہی اگر وہ غیر جانبدار لوگوں پر مشتمل ہوگی یا ارکان برابر ہوں گے تو وہی دیکھ کر، اور اچھی شہرت کے لوگ ہوں گے تو وہی دیکھ کر یہ کر سکتے ہیں. اس دوران میں گزشتہ روز بھی آج شاہ محمود قریشی آج غائب تھے، گزشتہ روز ایوان سے غائب تھے، ان کی اپنی بہت مصروفیات تھی دفتر خارجہ میں. تو آج کی ہنگامہ آرائی میں وہ شریک نہیں رہے، اس لیے ان کا نام بچ گیا اپوزیشن سے. اپوزیشن نے ان کا نام نہیں لیا. اپوزیشن نے گزشتہ روز انہوں نے پوائنٹ آف آرڈر لینے کی کوشش کی تھی تو اپوزیشن نے اسی کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، ورنہ ان کا نام ہنگامہ آرائی کرنے والوں میں نہیں ہے. ہاں یہ ضرور اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ وہ تمام لوگوں کو لیڈ کر رہے تھے اس وقت عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں جو وہاں موجود تھے. ناظرین، اس میں اگر اس پوری صورتحال پر آپ غور کریں تو اس میں ایک نقطہ بہت اہم ہے. وہ نقطہ یہ ہے کہ اپوزیشن جو پی ٹی ایم میں اکٹھی تھی وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لڑائی میں تقسیم ہو گئی تھی. اس میں نون لیگ جو ہے وہ اس نے جو استعفوں کی شرائط رکھ دی تھی مولانا ان کے ساتھ مل گئے اور پی ڈی ایم عملی طور پر ختم ہو گیا. لیکن حکومتی حکمت عملی کے نتیجے میں وہ اپوزیشن جو ایوان سے باہر پی ڈی ایم بنی تھی اور پھر تقسیم ہو گئی اور پی ڈی ایم تقریباً ٹوٹ گئی، وہ اپوزیشن گرینڈ اپوزیشن کے نام پر پھر اکٹھی ہو گئی ہے. اس کا ہمیں خود حکومتی حلقوں میں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے. وہ کون لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کو اس قسم کے مشورے دے رہے ہیں؟ کیونکہ میری بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی، ان کا اور بعض وزراء سے میں نے چند روز پہلے بھی یہ پوچھا تھا کہ آپ لوگ بہت سوبر لوگ ہیں، اچانک آپ ہچھے سے اکھڑ جاتے ہیں، کچھ سخت سست گفتگو شروع کر دیتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعظم صاحب بہت ناراض ہوتے ہیں اگر ہم سخت رویہ اختیار نہ کریں. واللہ عالم بالصواب یہ ان کے اور وزیر اعظم کے درمیان معاملہ ہے، لیکن انہوں نے مجھے یہی بتایا. پھر پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے بیہیو کیا فردوس عاشق امان صاحبہ نے، اس پر پی ٹی آئی نے کوئی نوٹس نہیں لیا. پی ٹی آئی کی جانب سے ایک لفظ ان کی مذمت میں نہیں بولا گیا، کوئی ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی. عبدالقادر پٹیل نے، معاف کیجیے گا، عبدالقادر بندوخیل نے دی ہوئی ہے درخواست فردوس عاشق امان صاحبہ کو قومی اسمبلی میں بلانے کی، اس پر بھی کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. اور پھر دوسری جانب ایک اور بڑا نقطہ اٹھایا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے. آج جب یہ باٹلنگ ہوئی، مطلب ایک دوسرے پر بوتلیں پھینکی گئی یا نون لیگ کی جانب سے پھینکی گئی کیونکہ پی ٹی آئی یہی کہتی ہے، تو اس کے بعد پی ٹی آئی کی بعض اراکین قومی اسمبلی، خواتین اراکین قومی اسمبلی، وہ حکومتی لابی کے قریب موجود تھیں. کچھ ایک دو خواتین کچھ گھبرائی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، خاص طور پر سائرہ بانو صاحبہ، عالیہ حمدہ صاحبہ. تو وہ ہمیں مجھے اور ایک دو اور دوستوں کو وہ حکومتی لابی میں لے گئی. ہم نے وہاں لوگوں سے شارٹ کیے، وہاں جو گفتگو ہم نے سنی تو وہ انہوں نے ایک نئی نقطہ آرائی جو کی ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ گدی کی لڑائی ہے، نون لیگ کی گدی کی، یعنی مریم نواز اور شہباز شریف صاحب کی لڑائی ہے. اور پی ٹی آئی کی عالیہ حمزہ قمر شوزہ بھی یہ کہتی، انہوں نے یہ باقاعدہ یہ کہا ہے کہ نون لیگ اپنی گھر کی لڑائی ایوان میں نہ لے کر آئے. اور ان کا یہ بھی الزام ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نہیں چاہتی کہ شہباز شریف صاحب اپنی تقریر کو مکمل کریں. لیکن اس وقت جو ماحول ہے اس میں یہ ممکن نہیں دکھائی دیتا کہ کل بھی اجلاس ہو، کل 12 بجے اجلاس ہے، اس سے پہلے اسپیکر شاید پارلیمانی رہنماؤں سے ملیں گے. لیکن پی ٹی آئی اراکین نے ایک اور الزام بھی عائد کیا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ نون لیگ سب سے بڑی گنڈا جماعت ہے. ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ ماڈل ٹاؤن میں جس طرح انہوں نے خواتین پر گولیاں چلائیں، اب یہ ساری ہمیں بھی اسی تشدد کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں. اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا جب اجلاس ختم ہوا. وہ واقعہ یہ ہے کہ نواز بوسال صاحب ہیں، رکن قومی اسمبلی مسلم لیگ نون کے غالباً جھنگ سے، ان کی گاڑی ٹکرائی عالیہ حمزہ صاحبہ کی گاڑی سے. عالیہ حمزہ صاحبہ پارلیمانی سیکریٹری بھی ہیں اور مسلم لیگ پی ٹی آئی کی، معاف کیجیے گا، ایکٹیو قومی اسمبلی ہیں. عالیہ حمزہ صاحبہ نے وہ تصاویر بھی مجھے بھیجی اور دوستوں کو بھی بھیجی اور جرنلسٹ کو بھی، اور ان کی گاڑی کو خاصا ڈیمیج ہوا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے ڈرائیور نے جب یہ پوچھا تو اس کو بھی دھکے دیے گئے
कि भी उन्होंने ये ड्राइवर ने मेरे ने पूछा कि गाड़ी को जो पार्किंग में खड़ी थी कौमी असेंबली के, क्यों टक्कर मार रहे हैं। उनका साथ साथ ये भी इल्ज़ाम है कि उनकी गाड़ी को जानबूझकर टक्कर मारी गई है और ये गाड़ी तबाह हो गई है। उन्होंने दोनों फोटोज भेजे हैं। अब नाज़रीन ये फैसला तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हम वहाँ मौजूद नहीं थे, ताहम एक्सीडेंट की जो तस्वीर और वीडियो मौजूद हैं या वो देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ताहम अफसोस इस बात का है कि इस वक्त कौमी असम्बली में कोई भी ऐसा गैर जानिबदार शख्स नहीं है जो बीच बचाव करा सके। और बाद दोस्तों का अगेन आज भी इस खदशे का इजहार किया गया और फिर आज सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग भी की गई कि कौमी असम्बली में क्या हो रहा है, कौमी असम्बली जो है वो अपनी वक़्त खो बैठी है। तो नाज़रीन ये आज की सूरत हाल थी और हमने आप तक पेश कर दी। अंदाज़ा आप खुद भी लगा सकते हैं। मेरा तजिया यही है कि मुस्लिम लीग नून और हुकूमत दोनों प्लान करके ये सब कुछ कर रहे हैं। हुकूमत से ज़्यादा वो पीटीआई की प्लानिंग दिखाई देती है क्योंकि पीटीआई के लोग हैं, जाहिर सी बात है पीटीआई हुकूमत में है तो हुकूमत भी कहा जा सकता है। तो ये दोनों जमातों को ये सोचना होगा कि इस वक्त तक पीपल्स पार्टी और जेयूआई जो पीपल्स पार्टी के साथ पिछली नशिस्तों पर बैठती है और एएनपी वो इस लड़ाई का हिस्सा नहीं है। इस वक्त सिर्फ नून लीग और अपोजिशन माफ़ कीजिएगा पीटीआई इस लड़ाई का हिस्सा है। तो ये सूरत हाल कहाँ जाएगी और इससे बेतौकीर कौन होगा, क्योंकि लगता यही है कि दोनों की कोशिश ये है कि कख मेरा भी नहीं रहा तो ताटा भी कख नहीं चल रहा। ये दोनों जमातों की अप्रोच दिखाई देती है। लेकिन अलबत्ता अगर हम ये तजिया करें कि ज़्यादती किसकी है तो ज़्यादती हुकूमत की जानिब से हुई, गुज़िश्ता रोज़ हुई। हुकूमत की ये ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कि वो वाक़यात को रोके। लेकिन जो कुछ भी आज हुआ प्राइम मिनिस्टर साहब की मंजूरी से जो कौमी असम्बली के स्पीकर ने फैसला किया वो नाज़रीन इस बात का तकादा करता है कि कौमी असम्बली को में जो हुकूमत के अरकान हैं उनको अपने आप को ठीक करना होगा और स्पीकर साहब मुकम्मल तौर पर कमज़ोर और जानिबदार दिखाई दे रहे हैं। ये आज़ाद हल्कों की राय है। उसमें मेरी अपनी भी राय यही है। कौमी असम्बली के बहुत सारे स्टाफ मेंबर से हमारी बात हुई, वो भी यही समझते हैं जो चूँकि वो ईवान के अंदर होते हैं और वो देख रहे होते हैं कार्रवाई। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। कल मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।